हाय दोस्तों। पिछले वीडियो के अंदर हमने इलेक्ट्रिकल मटेरियल टॉपिक स्टार्ट किया था। मशीन्स के अंदर हमारा पहला टॉपिक था और मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके अंदर हम वो मटेरियल्स की बात करेंगे जो मशीन कंस्ट्रक्ट करने में जनरली काम आते हैं। अब देखो, हमने मटेरियल की शुरुआत कहां से की थी। मैंने बोला था तीन तरह के मटेरियल होते हैं, हाईली कंडक्टिंग, मैग्नेटिक मटेरियल और तीसरे होते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल। तो हमने कंडक्टिंग मटेरियल पूरा कवर किया था, जिसमें मैंने बताया था तीन तरह के कंडक्टिंग मटेरियल जनरली मशीन में यूज होते हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम, कार्बन। कॉपर का यूज होता है वाइंडिंग बनाने में, एल्यूमिनियम का आउटर बॉडी या टैंक बनाने में, और कार्बन का यूज हुआ था ब्रशेस बनाने में। फिर हम आए थे मैग्नेटिक मटेरियल्स की तरफ। मैग्नेटिक मटेरियल्स में मैंने बताया था ये दो तरह के मटेरियल हमने कवर किए थे, डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक के डाइपोल्स मैग्नेटिक फील्ड से ऑपोजिट अलाइन होते हैं, पैरामैग्नेटिक के मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल अलाइन होते हैं। ठीक है। और डायामैग्नेटिक का सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल था कॉपर, जो कि मशीन की वाइंडिंग बनाने के काम में आता है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बोला भी था, इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले मटेरियल से, दैट इज कॉल्ड एज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है। अब देखो, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं जिनके अंदर लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहे। मैंने क्या बताया था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन होती है वो कैंसिल नहीं होती, जिस कारण से उनके अंदर मैग्नेटिक डाइपोल्स फॉर्म होते हैं। तो जिसमें लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसके अंदर लार्ज डाइपोल मोमेंट होगी, या ये कह दो लार्ज नंबर ऑफ डाइपोल्स फॉर्म होंगे। तो पहला पॉइंट ये लिखना, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर these elements these elements lie these elements lie in D block or F block, D block or F block of periodic table and they have large number of unpaired electrons and they have large number of unpaired electrons which contribute to spin dipole moment, so they have large dipole moment and are strongly magnetized. स्ट्रांगली मैग्नेटाइज का मतलब, जो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर क्वांटिटी बताई थी मैग्नेटाइजेशन, उसकी वैल्यू यहां पे हाई होती है। अब इन मटेरियल्स के एग्जाम्पल कौन से होते हैं, देखो इसका होता है आयरन, कोबाल्ट, निकेल, गैडोलिनियम, डिस्प्रोजियम। ठीक है। तो इसमें हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा आयरन। ठीक है। आयरन के अलावा बाकी मटेरियल इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आयरन इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल व्हिच मींस इट विल बी स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो, इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लगा देने से पहले जो हमारे मैग्नेटिक डाइपोल होते हैं, मैंने बताया था ना डाइपोल मूवमेंट साउथ से नॉर्थ होती है, तो मैं एरो से ही दिखा रहा हूं कि सारे जो डाइपोल होते हैं ना वो रैंडम रखे रहते हैं, इस टाइप से रैंडम डाइपोल्स रहते हैं। ठीक है। व्हेन देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड। अब क्या होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये सारे डाइपोल पैरामैग्नेटिक की तरह मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल अलाइन हो जाते हैं, कुछ इस टाइप से। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड राइट में लगाऊंगा तो ये सारे कहां अलाइन हो जाएंगे, राइट में। ठीक है। ये हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई है इस तरफ, H नॉट इक्वल टू 0। अब हमने क्या लिखा था लास्ट वीडियो के अंदर कि मैग्नेटाइजेशन होता है काई m इंटू H। तो हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड
जिसका मतलब क्या हुआ कि काई एम हमारा हाई होने वाला है या एम हाई होने वाला है। एम हाई का मतलब है काई एम इज मच मच ग्रेटर देन 0। जैसे मैंने देखो बताया भी था कि पैरा और डाया का जो काई एम है वो 0 के आसपास ही रहता है, लेकिन यहां 0 से मच हायर होता है। और म्यू आर हमने क्या लिखा था, म्यू आर था 1 प्लस काई एम भाई। अब ये काई एम अगर 1 से बहुत बड़ा है तो सॉरी 0 से बहुत बड़ा है तो ये म्यू आर इज मच ग्रेटर देन 1। फिर हम क्या करते हैं कि फ्लक्स डेंसिटी की बात करते हैं, ये होती है म्यू नॉट म्यू आर एच। अब अगर म्यू आर 1 से बहुत बड़ा है तो ये वैल्यू म्यू नॉट एच से काफी ज्यादा बड़ी है। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लक्स डेंसिटी जो फेरोमैग्नेटिक में आएगी इट इज मच ग्रेटर देन फ्लक्स डेंसिटी ऑफ बेसिकली एयर। पैरा से तो ज्यादा ही होगी, लेकिन यहां कंपेयर किससे कर रहे हैं, एयर से। ठीक है, एयर से काफी ज्यादा होगी। अब इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, देखो एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अगर ले लिया जाए और इसमें मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, पहले वो दूर दूर है एयर में, अब क्या होगा ना ये बहुत क्लोज आ जाएंगी। पैरा में भी क्लोज आई थी, लेकिन यहां तो बहुत ही क्लोज आ जाएंगी। और इसको नीचे डिप करा के ले आते हैं। इस टाइप ये बहुत क्लोज आ गई मैग्नेटिक फील्ड लाइन मटेरियल के अंदर आते ही। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में कन्वर्ज करने लगती हैं जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से पास होती हैं। इवन एक साल गेट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन आयरन से पास होंगी तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल कन्वर्ज। पहला पॉइंट लिखना, सिंस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल is strongly magnetized, since ferromagnetic material is strongly magnetized, the magnetic field lines converge. The magnetic field lines converge when they pass through ferromagnetic material. When they pass through ferromagnetic material. ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या याद रखोगे कि इसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। अच्छा एक एग्जांपल देता हूं कि क्वेश्चन में जो इसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी गिवन होती है ना आयरन की, ये इतनी ज्यादा होती है कि 2500 से 4000 तक गिवन होती है, 4000। अब एक चीज सोचो, उधर तो मैं बोल रहा था पैरा में कि म्यू आर अप्रोक्सीमेटली 1 है, यहां मैं बोल रहा हूं अप्रोक्सीमेटली 4000 है। तो यानी यहां जो वैल्यू आने वाली है बहुत ज्यादा हाई आने वाली है, या इसकी फ्लक्स डेंसिटी बहुत ही हाई रहेगी। ठीक है, आगे चलते हैं, फेरो में ही आगे बात करेंगे। अब देखो फेरो के अंदर एक खास बात क्या होती है कि मैग्नेटिक फील्ड हटा देने पे उसके अंदर फिर भी मैग्नेटिज्म बच जाता है। यानी ऐसा नहीं बोल सकते कि मैग्नेटिक फील्ड हटाओगे तो डाइपोल सारे रैंडमाइज हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो इसके अंदर यही वाला पॉइंट लिखो, when magnetic field is removed the dipoles remain aligned. When magnetic field is removed the dipoles remain aligned inside the material giving rise to residual flux density. तो ये जो हम टर्म यूज कर रहे हैं रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी, ये लिखी जाती है बी आर। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जो बी है वो होता है बी आर व्हेन
H is 0, यानी अब सीधा B इक्वल टू म्यू H नहीं लिख सकते हो। H 0 होने के बावजूद भी B आ रहा है, उसी को बोला जाता है रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी। ये बात मेरी क्लियर हुई? अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बावजूद डाइपोल्स अलाइंड रह गए, और जहां डाइपोल अलाइंड रह गए वहां उसके अंदर रह गई मैग्नेटाइजेशन, और मटेरियल में अगर मैग्नेटाइजेशन बच गई तो उसमें बच जाएगी फ्लक्स डेंसिटी। अब इसी वजह से देखो, जब इसका B वर्सेस H कर्व बनाते हैं, B वेक्टर H वेक्टर, तो इसका ग्राफ कैसा बनता है? कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये जो बीच वाला कर्व होता है इसे बोलते हैं वर्जिनल कर्व। इसका मीनिंग अभी समझेंगे, और ये ग्राफ पीछे ऐसे दिखा सकते हो। ये जो स्ट्रेट लाइन आगे गई है ना, ये क्या बता रही है? ये बता रही है हमें सैचुरेशन। सैचुरेशन का मतलब कि अब H कितना भी बढ़ा लो, B नहीं बढ़ने वाला। मटेरियल जितना मैक्सिमम B दे सकता था उतना मैक्सिमम उसके अंदर आ चुका है, अब H बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज योर सैचुरेशन। अब देखो, H 0 करने पे जो B बचता है इसी को बोलते हैं रेसिडुअल। ये Br और ये माइनस Br, ठीक है। H 0 करने पे दो वैल्यूज हो सकती हैं, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। किस बेसिस पे? अब मान लो H लगाने पे पहले डाइपोल ना राइट हैंड साइड पे अलाइंड थे, तो H हटा दोगे तो भी वो राइट में ही रहेंगे। H लगाने पे अगर वो लेफ्ट में थे तो वो लेफ्ट में ही रहेंगे। इस हिसाब से B की दो वैल्यूज हो सकती हैं, या तो राइट या तो लेफ्ट, इसीलिए Br या माइनस Br। तो डाइपोल किस डायरेक्शन में अलाइंड रह जाएंगे? वो जिस डायरेक्शन में पहले से अलाइंड थे। ये बात समझ आ रही है? दो वैल्यूज कैसे आ रही हैं? जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे उसी में डाइपोल रहेंगे, उसे हटाने के बावजूद भी वो उसी डायरेक्शन में रह जाते हैं। अब ये वर्जिनल कर्व क्या बताता है कि जब मटेरियल एकदम नया लेते हैं, ठीक है, एकदम फ्रेशली प्रिपेयर्ड मटेरियल लिया जाता है, तब उसके अंदर पहले से तो मैग्नेटिज्म नहीं हो सकता, इसीलिए उसका बी वाला ग्राफ ना 0 से शुरू हुआ। बट एक बार तुमने मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, एक बार मैग्नेटिक फील्ड लगा के मटेरियल को ऑपरेट करा लिया, तब वो वापस 0 पे नहीं जाएगा। तब वो कहां रह जाएगा? या तो Br या तो माइनस Br। तो वर्जिनल कर्व इज द मैग्नेटाइजेशन कर्व ऑफ अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मटेरियल, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट लिख लेना वीडियो पॉज करके, कि वर्जिनल कर्व इज द मैग्नेटाइजेशन कर्व ऑफ अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मटेरियल। इसी के अंदर देखो हम दो चीज और दिखाते हैं, HC और माइनस HC। ये HC और माइनस HC को बोला जाता है कोएर्सिव फोर्स। क्या बोलते हैं? कोएर्सिव फोर्स, ठीक है। तो इसके बारे में नोट करना, कोएर्सिव फोर्स के बारे में। इट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड that needs to be applied, it is the value of magnetic field that needs to be applied to make flux density 0, to make flux density 0, ठीक है। अब हमने क्या बोला? मैग्नेटिक फील्ड लगाने से फ्लक्स डेंसिटी बनती है, बट हटाने से गायब नहीं होती। जैसे देखो, मैग्नेटिक फील्ड लगा के ना हमने मैग्नेटाइज कर लिया सपोज यहां तक, अब मैंने H को 0 किया तो कितना रह गया? Br। बट अगर B को 0 करना है तो H उल्टी डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। कितना H लगाना पड़ेगा? वो होता है कोएर्सिव फोर्स। यानी सिर्फ H हटा देने से डाइपोल रैंडमाइज नहीं होते। अगर तुम्हें नेट डाइपोल मोमेंट कैंसिल करना है तो H अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, और जितने H की जरूरत पड़ती है उसे कहते हैं कोएर्सिव फोर्स, ठीक है। तो जब कभी देखो कहीं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डिफाइन करने की बात आ जाए, या ESE कन्वेंशनल में कई बार मटेरियल के अंदर इस पे नोट लिखने के लिए आ जाता है, तो जब तक ये दोनों टर्म डिफाइन नहीं करोगे ना, रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी और कोएर्सिव फोर्स, तुम्हारा आंसर इनकम्प्लीट है। तो रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी क्या है? H हटाने के बाद जो B बचा, दैट इज रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी।
बी जीरो करने के लिए जो एच चाहिए दैट इज कोएर्सिव फोर्स। और इस पूरे ग्राफ को हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस कर्व। हिस्टेरेसिस जो फिनोमिना है ना वो आगे चल के पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना ही जानना बहुत है दैट इट इज कॉल्ड एज हिस्टेरेसिस कर्व। ठीक है, ये नाम याद रखना। अब नेक्स्ट देखते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर ही चल रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉल्ड एज डोमेन थ्योरी। अब ये डोमेन थ्योरी क्या होती है? अब एक चीज देखो, आपके घर में कहीं ना कहीं या आपके जहां भी आप रह रहे हो, रूम में रह रहे हो, हॉस्टल में रह रहे हो, कहीं ना कहीं कोई लोहे की चीज होगी। अभी मैंने क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड हटा देने के बावजूद आयरन के अंदर या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म बच जाता है। अगर इस लॉजिक से मैं जाता हूं तो हर आयरन पीस के अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म होना जरूरी है। चाहे फिर वो ये कह लो कि जिस बेंच पे हम बैठते हैं उस बेंच का अगर हम लोग लेग भी निकाल लें, अगर वो आयरन से बना है तो उसमें कुछ तो मैग्नेटिज्म होना चाहिए। बट प्रैक्टिकली मुझे सोच के बताओ कि क्या हर आयरन जो इस अर्थ पे प्रेजेंट है क्या वो मैग्नेटिज्म एग्जिबिट करता है? कि ऐसी एक लोहे की रॉड उठाई और वो दूसरे आयरन को अट्रैक्ट कर लेगी, क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। यानी अब ये थ्योरी यहां कॉन्ट्रडिक्ट कर गई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, कि प्रैक्टिकली कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अगर उठाते हैं तो उसमें पहले से मैग्नेटिज्म प्रेजेंट नहीं होता। उसी को एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरी आती है दैट इज कॉल्ड एज डोमेन थ्योरी। तो इसमें लिखना, an iron piece an iron piece normally an iron piece normally does not exhibit magnetism normally does not exhibit magnetism unless it is magnetized unless it is magnetized, which means net dipole moment which means net dipole moment in absence of magnetic field net dipole moment in absence of magnetic field should be zero should be zero। ठीक है, but ferromagnetic materials must have residual magnetism. Ferromagnetic materials must have residual magnetism, and to explain this discrepancy we study domain theory ठीक है भाई। अब हम डोमेन थ्योरी की बात करते हैं। तो ये क्या कहता है कि जो भी कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ना वो छोटे छोटे रीजन्स में डिवाइडेड है। अब जब वो छोटे छोटे रीजन में डिवाइडेड है, हर रीजन को बोला जाता है एक डोमेन। ठीक है, जब हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं एक डोमेन के अंदर सभी डाइपोल्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। देखो इस टाइप से सारे अलाइन हुए ना। लेकिन हम ये कहते हैं कि जब मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दी जाए तब भी ये डाइपोल्स तो अलाइंड रहने चाहिए। प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं दिखता है। तो अब हम इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि H हटाने के बाद क्या होगा? हम बोलते हैं H हटाने के बाद होगा क्या कि जो छोटे छोटे डोमेन्स बन रहे हैं ना, इस डोमेन के अंदर के डाइपोल तो अलाइंड रहेंगे लेकिन डोमेन आपस में अलाइंड नहीं रहेंगे। यानी देखो इस डोमेन के तीनों डाइपोल अलाइंड है लेकिन ये डोमेन और दूसरा डोमेन ये आपस में पैरेलल नहीं। बात समझ आई? दोनों के अंदर के डाइपोल्स अलाइंड है बट दो डोमेन आपस में अलाइंड नहीं रहेंगे। तो इस तरह से हम बता देते हैं कि रेसिडुअल मैग्नेटिज्म तो है लेकिन छोटे छोटे डोमेन्स के अंदर है। ठीक है, और नेट क्या है? जीरो। यहां पे जब हमने मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाई, सॉरी H इक्वल टू जीरो, तो यहां B भी क्या आएगा? जीरो। ठीक है,
तो ये वाला पॉइंट लिखना, आफ्टर रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आफ्टर रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, the dipoles inside each domain, the dipoles inside each domain remain aligned, remain aligned, but the domains are not aligned, but the domains are not aligned with each other, but the domains are not aligned with each other. ठीक है, तो ये होती है हमारी डोमेन थ्योरी. ठीक है, तो डोमेन थ्योरी की जरूरत क्या पड़ी, एक ऐसी थ्योरी हमें चाहिए थी जो ये एक्सप्लेन कर पाए कि फेरोमैग्नेटिक में रेसिडुअल मैग्नेटिज्म भी होता है, फिर भी अगर एक आयरन पीस ले तो वो मैग्नेटिज्म क्यों शो नहीं करता है. तो हमने बोला रेसिडुअल मैग्नेटिज्म तो होगा, लेकिन पूरे आयरन में ना होके उसके छोटे छोटे हिस्से में, जिसको हम कहेंगे डोमेन. ठीक है, और डोमेन्स की जो बाउंड्री होती है ना, ये भी मार्क कर लेना जब फिगर ड्रॉ करते हो. ये जो बाउंड्री होती है इसको कहते हैं ब्लॉच वॉल. ठीक है, ये बाउंड्री का भी नाम है. अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फेरोमैग्नेटिक के अंदर ही बात कर रहे हैं. हम बात करेंगे एक फिनोमिना की विच इज कॉल्ड एज मैग्नेटोस्ट्रिक्शन. ये जो फिनोमिना है ना, ये भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर ही होता है और किसी मटेरियल में नहीं पढ़ा जाता. अब ये मैग्नेटोस्ट्रिक्शन क्या फिनोमिना है, ये फिनोमिना कहता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड लगाई जाती है तो किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का साइज या उसकी डायमेंशन चेंज हो जाती है. तो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन क्या हुआ, अगर डिफाइन करें, लिखना, इट इज द फिनोमिना इन विच, it is the phenomena in which dimension of a ferromagnetic material changes, dimension of a ferromagnetic material changes when magnetic field is applied. Ferromagnetic material changes when magnetic field is applied. अब देखो क्या होता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऑल्टरनेटिंग लगाएं, ऑल्टरनेटिंग का मतलब कुछ देर के लिए राइट में, कुछ देर के लिए लेफ्ट में, फिर वापस राइट, फिर वापस लेफ्ट, ऑल्टरनेटिंग, यानी इसकी डायरेक्शन कुछ कुछ देर बाद रिवर्स होती रहे. तो क्या होगा, अगर मटेरियल राइट में लगाने पे एक्सपैंड कर रहा है, फैल रहा है, तो लेफ्ट में लगाने पे वो कंप्रेस हो जाएगा. तो कुछ देर के लिए वो फैलेगा, कुछ में कंप्रेस, फिर एक्सपैंड, फिर कंप्रेस, फिर एक्सपैंड, फिर कंप्रेस. इससे प्रोड्यूस होती है मैकेनिकल वाइब्रेशन. ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट ये लिखना, इफ ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, if alternating magnetic field is applied, then material expands and compresses, expand and compresses in alternate half cycles, by which mechanical vibrations are produced, which are observed as humming sound in a transformer, ट्रांसफॉर्मर के पास से अगर देखो कभी भी गुजरे होगे तो उसमें आवाज जरूर आती है, वो आवाज का कारण ही ये फिनोमिना होता है. अब देखो मैं ये चाहता हूं ये मैकेनिकल वाइब्रेशंस जो है ना, ये एब्जॉर्ब हो जाएं या डैम्प आउट हो जाएं. तो इन्हें डैम्प करने के लिए क्या करते हैं, जो ट्रांसफॉर्मर है, या तो उसे मिट्टी पे माउंट करो, मिट्टी माने कि मड पे या फिर सैंड पे, इस तरह से. ठीक है, या फिर उसे एक रबर मैट पे माउंट किया जाए, जिससे कि वो सॉफ्ट सरफेस जो होगा वो वाइब्रेशंस को डैम्प आउट करेगा या एब्जॉर्ब कर लेगा. तो नेक्स्ट पॉइंट ये लिखना, टू डैम्प आउट मैकेनिकल वाइब्रेशन, transformer should be mounted
ऑन मड स्लैश सॉइल, मड स्लैश सॉइल, और अ रबर मैट, और अ रबर MAT मैट, रबर का मैट बिछा के उसके ऊपर भी माउंट कर सकते हो। ये बात क्लियर हुई? ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में, क्योंकि यही मटेरियल मशीन बनाने में सबसे ज्यादा काम आने वाले हैं। क्योंकि देखो हमें क्या पता चला, इसके अंदर बी बहुत ज्यादा हाई होता है ना, अगर इसका बी बहुत ज्यादा हाई होता है या इसके अंदर परमिएबिलिटी बहुत हाई होती है, तो हम चाहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से ही पास की जाए। और इवन देखो जैसे पैरा होता है ना, पैरा में क्या होता है, बी और एच का अगर ग्राफ बनाओगे, मैंने पहले नहीं बताया था, बी और एच का जो ग्राफ होता है ना पैरा के अंदर, वो इस टाइप से होता है। ये वाली लाइन ओरिजिन से पास होगी तुम्हारी, ठीक है। तो स्लोप क्या होता है, तो ये पैरामैग्नेटिक के लिए है। पैरामैग्नेटिक का मैग्नेटाइजेशन कर्व लीनियर होता है और फेरोमैग्नेटिक का नॉन लीनियर होता है, या ये कह दो फेरोमैग्नेटिक में आता है हिस्टेरेसिस कर्व। ठीक बात है। अब अगला मटेरियल देखते हैं, नेक्स्ट मैग्नेटिक मटेरियल, फेरीमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, अब फेरीमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, जिसमें साथ रखे हुए डाइपोल, देखो अगर ऐसे H लगा रहे हो ना ऊपर की तरफ, मान लो ये H वेक्टर है, तो जो डाइपोल्स अलाइन होंगे ना, एक पैरेलल एक एंटी पैरेलल, एक पैरेलल एक एंटी पैरेलल, एक पैरेलल एक एंटी पैरेलल। ठीक है, लेकिन देखो जो पैरेलल वाले हैं या जो अपवर्ड्स हैं वो बड़े हैं, एंटी पैरेलल वाले छोटे हैं, तो नेट किस तरफ आएगा, नेट M is upwards, या ये कह दो M पैरेलल टू H, जिसका मतलब कि M को अगर काई M इंटू H लिखा जाए तो काई M क्या होगा, ग्रेटर देन C। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, फेरी मैग्नेटिक को कैसे डिफाइन करोगे, जैसे फेरो में बोला मैग्नेटिक फील्ड लगाते ही सारे डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आ गए, फेरी में बोलोगे कि डाइपोल पैरेलल और एंटी पैरेलल अलाइन होते हैं, और सक्सेसिव डाइपोल में एक पैरेलल होता है और एक एंटी पैरेलल होता है। तो इसमें लिखना, इन फेरी मैग्नेटिक मटेरियल when magnetic field is applied, in ferrimagnetic material when magnetic field is applied, the successive dipoles get aligned in opposite direction, but their dipole moments do not completely cancel each other, so there is net magnetization. ठीक है ना, अब इतनी बात क्लियर हुई कि ये काई M पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये ध्यान रखना कि जो म्यू आर होता है 1 प्लस काई M, तो फेरो में तो सारे पैरेलल थे ना, तो उसका काई M बहुत ज्यादा था, फेरी में आधे पैरेलल हैं आधे एंटी पैरेलल, तो इसका म्यू आर जो होता है ना वो फेरो से कम होता है। ठीक है, तो रिलेटिव परमिएबिलिटी फेरी मैग्नेटिक की फेरो से कम आती है। अब बात है कि फेरी मैग्नेटिक बनता कैसे, तो अगला पॉइंट लिखो, टू डिराइव फेरी मैग्नेटिक मटीरियल Fe माने आयरन, Fe is replaced by manganese in iron compound, यानी जैसे Fe2O3 है तो उसके क्या Mn2O3 बन जाए,
तो हम उसे बोलेंगे फेरी मैग्नेटिक। ठीक है, अगला पॉइंट, फेरी मैग्नेटिक मटीरियल्स have high electrical resistivity, रो एल बाई ए में जो रो होता है वो रेजिस्टिविटी होता है ना, तो रेजिस्टिविटी ऑफ फेरी मैग्नेटिक इज ग्रेटर देन रेजिस्टिविटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, तो होते दोनों में पैरेलल ही अलाइंड है, लेकिन स्ट्रांगली मैग्नेटाइज कौन होता है? फेरो, और हाई रेजिस्टिविटी किसकी होती है? फेरी की। अब बात है दोनों में से कौन सा मटेरियल यूज किया जाए, तो देखो दोनों के एप्लीकेशन अलग अलग हैं। जहां रिलेटिव परमिएबिलिटी हाई होगी वहां फ्लक्स डेंसिटी हाई होगी। फ्लक्स डेंसिटी होती है फ्लक्स पर यूनिट एरिया, तो मैं ये कह सकता हूं कि फ्लक्स डेंसिटी हाई होने का मतलब है सेम फ्लक्स के लिए कम एरिया की जरूरत पड़ेगी। तो नेक्स्ट पॉइंट ये लिखना, बाय ऑपरेटिंग at high flux density, the size of machine can be reduced. इस तरह से लिख लेना अगर सेम फ्लक्स की बात की जाए। अब क्वेश्चन मेरा अभी भी सेम है कि फेरो का यूज कहां होगा और फेरी का यूज कहां होगा। देखो फ्लक्स होता है B इंटू एरिया। अब अगर तुम्हें हाई फ्लक्स पे काम करना है तो फेरो का ही यूज करना पड़ेगा, या ये कह दो अगर मशीन बना रहे हो तो उसका साइज कम करना बहुत जरूरी है, तो वहां यूज होगा फेरो। तो अगला पॉइंट लिखना, द कोर ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स is designed using ferromagnetic material. The core of electrical machines is designed using ferromagnetic material. अगला point, the core of high frequency low power transformer can be designed using ferromagnetic material. उसका रीजन क्या होता है देखो आगे चल के पढ़ेंगे। एक टर्म होती है एडी करंट लॉस, ये हम ट्रांसफार्मर में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही समझो, एडी करंट लॉस, इसका फॉर्मूला होता है ये, तो हम क्या कहेंगे, एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस एडी करंट लॉस इंक्रीजेस, तो टू रिड्यूस एडी करंट लॉस रो इज इंक्रीज्ड। तो रो को इंक्रीज कैसे करोगे? बाय द यूज ऑफ फेरी मैग्नेटिक मटीरियल। और मैंने साथ ही साथ एक वर्ड और जोड़ा, लो पावर। लो पावर का रीजन क्या हुआ जैसे ऐसा होता कहां है ना, अब एक चीज सोच रहे हो कि भाई मशीन में तो 50 हर्ट्ज का ही ट्रांसफॉर्मर होगा, या ज्यादा करोगे तो 60 हर्ट्ज का हो जाएगा। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी की बात कहां से आई? जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं ना, एम्पलीफायर्स वगैरह भी होते हैं, उनके अंदर भी ट्रांसफॉर्मर लगता है, बट वहां वो हाई फ्रीक्वेंसी पे यूज होता है। कम्युनिकेशन इज ऑलवेज डन एट हाई फ्रीक्वेंसी, तो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर का यूज कम्युनिकेशन में है, और उनके अंदर कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स की पावर बहुत कम होती है, तो वहां फेरी का यूज कर सकते हो। कम पावर पे ही क्यों? क्योंकि फेरी के अंदर म्यू आर कम है, तो बी कम है, बी कम है तो फाई कम है, और आगे देखेंगे फैराडेज लॉ के हिसाब से फाई कम है तो वोल्टेज भी कम होगी। बात क्लियर हुई? हमने बोला फेरी में म्यू आर घटा, म्यू आर घटने से कम हुआ हमारा बी, बी कम होने से कम हुआ फाई, फाई कम होने से कम हुई वोल्टेज। पावर होती है वोल्टेज इंटू करंट, तो यहां रिड्यूस हो गई पावर। ठीक है,
तो जिन मटेरियल्स की परमिएबिलिटी कम होती है वो कम पावर पे ही यूज हो सकते हैं, दे कैन नॉट बी यूज्ड एट हाई पावर। ठीक है, मेरी बात यहां तक क्लियर होती है? ये सारा डिस्कशन क्लियर है? तो ये सारे मैग्नेटिक मटेरियल हमने डिस्कस कर लिए। 4 मैग्नेटिक मटेरियल मैंने बताए, डाया, पैरा, फेरो और फेरी। ये 4 मैग्नेटिक मटेरियल हमने डिस्कस किए, जिसमें कि मशीन के अंदर फेरो का यूज होगा और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर फेरी का। कोई पूछे भाई हाई फ्रीक्वेंसी में क्यों यूज होता है फेरी? क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, तो इससे एडी करंट लॉसेस कम हो जाते हैं। ठीक है ना? अब अगला लिखना, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। अब देखो, 2 मेजर कैटेगरीज बनती हैं, एक होता है सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल और एक होता है हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। तो सबसे पहले लिखना सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। अब सॉफ्ट का ऐसा मत समझना वो मटेरियल दबाने में सॉफ्ट होता है, ऐसा नहीं है। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब क्या होता है? जिसमें मैग्नेटिक फील्ड आसानी से बना सको और आसानी से हटा भी सको, यानी विच कैन बी मैग्नेटाइज्ड एंड डीमैग्नेटाइज्ड इजीली, उसको क्या बोलोगे? सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। तो इसमें लिखना these materials can be magnetized, these materials can be magnetized as well as demagnetized, as well as demagnetized easily, as well as demagnetized easily। ठीक है, अब जिसमें मैग्नेटिक फील्ड बनाना और हटाना आसान हो, ऐसे मटेरियल का यूज कहां करोगे? कि जहां तुम्हें परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत नहीं है, तो ऐसा यूज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट में। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं? कि जहां करंट फ्लो कराने से मैग्नेटिज्म आए, करंट हटा दे तो मैग्नेटिज्म चला जाए, वहां परमानेंट मैग्नेटिज्म होता ही नहीं है, और ऐसी जगह पे ही यूज होते हैं सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, such materials are used to construct electromagnets where the current can be alternating, by which magnetic field needs to be reversed, अब देखो क्या होता है, अगर मान लो एसी करंट लगाते हो, साइनोसोइडल करंट, जैसे अगर मैं शो करूं, तो ये मेरा साइनोसोइडल करंट हो गया। देखो, आधी साइकिल में ये ग्रेटर देन 0 है और बाकी आधी साइकिल में ये लेस देन 0। जब ये पॉजिटिव तो मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव, जब ये नेगेटिव तो मैग्नेटिक फील्ड भी नेगेटिव। तो मैग्नेटिक फील्ड हर आधी साइकिल बाद रिवर्स हो जाएगी, इसीलिए ऐसा मैग्नेट लो जहां मैग्नेटिक फील्ड परमानेंट ना हो, क्योंकि उसे रिवर्स करना पड़ेगा। तो जहां परमानेंट नहीं होती उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो एक पॉइंट लिखना, these materials are used in electrical machines, जहां परमानेंट मैग्नेट की जरूरत होती है वहां ये यूज नहीं हो सकते, जहां टेम्परेरी मैग्नेटिज्म चाहिए देयर इज सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। अगली कैटेगरी लिखो, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। तो इसमें लिखना, द materials which are hard to magnetize and hard to demagnetize are called hard magnetic materials, यानी जहां ना तो आसानी से मैग्नेटिक फील्ड बन पाए और ना ही आसानी से मैग्नेटिक फील्ड हटा पाओ, उसे बोलते हैं हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। इसका यूज कहां करोगे? परमानेंट मैग्नेट में। जैसे क्या होता है ना, जो छोटी छोटी डीसी मोटर नहीं आती थी, जो हम लोग विंडमिल वगैरह में कभी लगाया करते थे बचपन में प्रोजेक्ट्स में, वो होती है परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर। उसके अंदर जो मैग्नेट होता है ना, वो परमानेंट मैग्नेट होता है। तो वहां कौन सा मटेरियल यूज हो सकता है?
दैट इज हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। तो इसमें लिखना such materials are used to make permanent magnet which can be used in low power electrical machine, एग्जाम्पल लिख लो, पीएमडीसी मोटर, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर। अब देखो ये हार्ड और सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का डिफरेंस समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम इनके मैग्नेटाइजेशन कर्व्स देख रहे हैं, बीएच कर्व, ठीक है। मटेरियल को डीमैग्नेटाइज करने के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होती है उसे कहते हैं कोएर्सिव फोर्स। तो देखो जो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है ना, उसका कोएर्सिव फोर्स बहुत छोटा है, देखो HC की वैल्यू एक्स एक्सिस पे देखो बहुत कम है। और जो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं देखो, उनके लिए ना ये HC बहुत ज्यादा होता है। ये बात समझ आई? तो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का ये जो हिस्टेरेसिस लूप है ये बहुत बड़ा होता है, और सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का ये जो लूप है ये बहुत ही छोटा होता है। ये दोनों के अंदर मेजर डिफरेंस होता है, ठीक है। ये परमानेंट मैग्नेट के बनाने के काम में आएगा और ये मशीन्स के अंदर यूज हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर हुई? ठीक है, हार्ड एंड सॉफ्ट मटेरियल क्लियर है। मशीन के अंदर हम फेरोमैग्नेटिक और सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का यूज करते हैं। तो जो आयरन वगैरह होता है ना, ये सारा सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल में ही जाएगा और फेरोमैग्नेटिक में भी जाएगा। ये हार्ड और सॉफ्ट का जो है ना, ऐसा मत सोचना कि ये फेरो पैरा से अलग है। ये एक कैटेगरी है हार्ड एंड सॉफ्ट, एक कैटेगरी है फेरो पैरा डाया। तो ये हार्ड और सॉफ्ट दोनों ही फेरो के अंदर लाई कर जाते हैं, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट भी फेरो से ही बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट चाहिए होता है, और सॉफ्ट मैग्नेट भी फेरो से ही बनाते हैं। अब अगला लिखना जो मटेरियल मशीन के अंदर यूज होगा, शीट स्टील। अब देखो आयरन डायरेक्टली नहीं यूज होता है, यूज एक्चुअल में होती है स्टील, और स्टील भी जो होती है शीट्स की फॉर्म में यूज होती है, इसीलिए उसे बोल रहे हैं शीट स्टील। इसके अंदर फर्स्ट लिखना इलेक्ट्रिकल शीट स्टील, और ब्रैकेट में लिखना नॉन ओरिएंटेड स्टील, ठीक है। अब देखो क्या होता है, नॉन ओरिएंटेड का मतलब होता है उसके अंदर के जो ग्रेन्स हैं, ग्रेन्स का मतलब क्या होता है, उसके अंदर के जो बेसिकली ये कह सकते हो क्रिस्टल्स हैं, उसके अंदर के जो क्रिस्टल्स हैं वो आपस में ओरिएंटेड परफेक्टली नहीं है। क्रिस्टल परफेक्ट ओरिएंट ना होने के कारण क्या होता है कि उसके अंदर के डाइपोल्स भी अलाइंड नहीं होते, उसी को बोला जाता है नॉन ओरिएंटेड स्टील। तो कोई पूछे भाई नॉन ओरिएंटेड स्टील क्या है, जिसके अंदर के ग्रेन्स को क्रिस्टल कह सकते हो, डोमेन्स कह सकते हो, जिसके अंदर के ग्रेन्स, डोमेन्स या क्रिस्टल आपस में ओरिएंटेड ना रहे, दैट इज नॉन ओरिएंटेड स्टील, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखो इसके अंदर, द मटेरियल यूज्ड इन अर्ली डेज ऑफ ट्रांसफॉर्मर was iron with small amount of carbon, but major disadvantage is aging, which increases the area of hysteresis loop, and thereby increasing hysteresis loss and reducing efficiency, ठीक है। जब पहले आयरन यूज करते थे ना, तो समय के साथ साथ आयरन की परफॉर्मेंस धीरे धीरे गिरती जाती थी। ये स्टील पे तो हम बाद में आए हैं। तो अगला पॉइंट लिखना, एट प्रेजेंट sheet steel is used in electrical machine. At present, sheet steel is used in electrical machine
where a small amount of silicon is added, which is 0.3%, to 4.5% by weight. 0.3% और to 4.5% by weight. अब देखो हम सिलिकॉन ऐड कर रहे हैं आयरन में, इससे जो है ना दो फायदे होते हैं, इसी तरीके से ड्रॉ करके लिख लेना। एक तो हिस्टेरेसिस लूप छोटा हो जाता है, और जैसा मैंने बताया सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के लिए छोटा ही होना चाहिए, और इससे क्या होता है ना, हिस्टेरेसिस लॉस भी कम होता है। आगे देखेंगे इसका रिलेशन क्या है जब ट्रांसफॉर्मर पे जाएंगे। इससे क्या होता है, रेजिस्टिविटी भी बढ़ती है, और अभी मैंने बताया था ज्यादा रेजिस्टिविटी होने से क्या होता है, एडी करंट लॉस कम हो जाता है। फेरी में बताया था ना, एडी करंट लॉस कम हो जाएगा। तो इसमें देखो दोनों तरह के लॉस कम हो गए, अगर लॉस कम हो गए तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो इसीलिए सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं। सिलिकॉन स्टील का मतलब एक ऐसी स्टील जिसको बनाते वक्त उसमें सिलिकॉन जोड़ा गया, और कितना, 0.3% से 4.5%। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अगला पॉइंट लिखना, इलेक्ट्रिकल स्टील में बी मैन्युफैक्चर्ड by hot rolling और cold rolling। देखो शीट एकदम फ्लैट होती है ना, फ्लैट शीट कैसे बनाओगे, उस पर रोलर चला के। अब रोलर चलाते वक्त दो चीजें हो सकती हैं, या तो शीट को पहले गर्म कर लो, टेम्परेचर हाई कर लो ताकि उसको शेप देना आसान हो जाए, या क्या करो उसको बिना गर्म किए सीधा उस पर रोलर चला दो। गरम करके रोलर चलाते हो हॉट रोलिंग, बिना गरम किए रोलर चलाते हो कोल्ड रोलिंग। गरम करके क्या होता है, जब रोलर चलाते हैं ना, जब मटेरियल वापस ठंडा होता है तो उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम रहता है, लेकिन जब ठंडे पे ही सीधा रोलर चला दिया जाता है तब उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है। ठीक है, यानी अब किसी चीज पे तुम बहुत ज्यादा फोर्स लगाओगे, बहुत ज्यादा उसे दबाने की कोशिश करोगे तो वो चटकेगा। तो एक्चुअली मटेरियल नहीं चटक रहा है, मटेरियल नहीं टूट रहा है, उसके अंदर का क्रिस्टल टूट रहा है और अंदर का क्रिस्टल स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। अब देखो मशीन्स के अंदर जैसा मैंने बताया हमेशा हाई परमिएबिलिटी डिजायरेबल है। हाई परमिएबिलिटी क्यों डिजायरेबल है, उससे फ्लक्स डेंसिटी हाई होगी तो कम एरिया की मशीन से काम चल सकता है। तो बड़ी मशीन्स के अंदर हाई परमिएबिलिटी हमेशा डिजायरेबल होती है। तो एक बार पॉइंट लिखो, इन लार्ज machines high permeability and high efficiency is desirable. High permeability and high efficiency is desirable, so 4.5% silicon is used. So 4.5% silicon is used. Next point, in small machines 0.3% silicon is used. In small machine 0.3% silicon is used because efficiency is not critical. ठीक है, तो ज्यादा सिलिकॉन किसमें होगा, बड़ी मशीन में, कम सिलिकॉन किसमें होगा, छोटी मशीन में। अब इसके आगे की बात करते हैं। कोई तुमसे ये पूछे भाई 4.5% से ज्यादा क्यों नहीं, सिलिकॉन ऐड करने से अगर इतना ही भला हो रहा है तो ज्यादा ऐड कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, बाय एडिंग सिलिकॉन द मटेरियल बिकम्स ब्रिटल। बाय एडिंग सिलिकॉन द मटेरियल बिकम्स ब्रिटल, so we cannot add a large amount of silicon, else we won't be able to shape the material. ठीक है,
ज्यादा सिलिकॉन ऐड कर दोगे ना तो मटेरियल को शेप नहीं दे पाओगे, शेप देते वो चटक जाएगा, ब्रिटल हो जाता है। तो इसीलिए कोई भी पूछे ज्यादा क्यों नहीं ऐड करते, बहुत ज्यादा में मटेरियल को फॉर्मेशन दे ही नहीं पाएंगे। ये बात क्लियर हुई? लास्ट पॉइंट लिख लेना, स्टील विद हाई सिलिकॉन कंटेंट, स्टील विद हाई सिलिकॉन कंटेंट is called transformer grade steel, is called transformer grade steel। ठीक है भाई। अब अगली हेडिंग डालना जो मैंने बोर्ड पे लिखी है, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड यानी CRGO स्टील। तो जो लोग मशीन कभी भी पहले पढ़े हैं तो ये नाम से वाकिफ होंगे कि CRGO स्टील का नाम काफी कॉमनली यूज किया जाता है मशीन्स के अंदर। ठीक है, तो हम इसी की बात कर रहे हैं। ये क्या है? अब देखो थोड़ा बहुत मेरे हिसाब से नाम समझ आ रहा होगा। कोल्ड रोल्ड का मतलब क्या है कि जब रोलर चलाया है तो उसको ठंडा रखा है, उसको हॉट नहीं किया। अभी मैंने बताया था ठंडे मटेरियल पे रोलिंग करने से क्या होता है, उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर बिगड़ता है। ग्रेन ओरिएंटेड माने इसके डोमेन्स या इसके डाइपोल्स ओरिएंटेड होंगे। तो इसमें लिखना, if cold rolling is performed on silicon steel, if cold rolling is performed on silicon steel, then crystal structure gets distorted, and grains are oriented in the direction of rolling, so permeability is higher in the direction of rolling। देखो जैसे मान लो ये एक स्टील का पतली सी ऐसे शीट है, ठीक है, थिकनेस 0 थोड़ी ना हो सकती अगर शीट है तो। इस पे भाई हमने बढ़िया से एकदम रोलर चला दिया, ठीक है ना, ऐसे रोलर चला दिया। अब रोलिंग सपोज मैं इस डायरेक्शन में कर रहा हूं, तो क्या होगा, जिस डायरेक्शन में रोलर चला रहे हो ना उसी डायरेक्शन में परमिएबिलिटी हाई हो जाती है। मान लो मैं यहां XYZ भी दिखा देता हूं। तो रोलर किस डायरेक्शन में चला रहे हो, Y डायरेक्शन में, तो परमिएबिलिटी Y डायरेक्शन में हाई हो जाएगी, परमिएबिलिटी X एंड परमिएबिलिटी Z ये लो रह जाएंगे। तो दो डायरेक्शन में परमिएबिलिटी हाई, एक डायरेक्शन में हाई और बाकी दो में लो। तो अभी मैंने बोला था जब मशीन बनाते हैं तो हाई परमिएबिलिटी डिजायरेबल होती है, उसके लिए कौन सी स्टील का यूज करना चाहिए, CRGO का। लेकिन CRGO का यूज करने का फायदा तब है जब मैग्नेटिक फील्ड या तो इस डायरेक्शन में हो या तो इस डायरेक्शन में हो, यानी मैग्नेटिक फील्ड किसी एक ही डायरेक्शन में लाई करे, ठीक है, या तो Y या तो -Y। अगर मैग्नेटिक फील्ड तीनों डायरेक्शन में आ रही है तो उससे नुकसान क्या होगा कि बाकी दो डायरेक्शन की परमिएबिलिटी कम है। तो इसमें लिखना, CRGO steel should be used when magnetic field only lies in one direction, so that magnetic field can be oriented in the rolling direction, अब लेकिन क्या होता है, कई मशीनें होती है सिलेंड्रिकल, खासकर जितनी भी रोटेटिंग मशीन है ना वो सारी सिलेंड्रिकल होती हैं। अब देखो जब सिलेंड्रिकल मशीन है और सपोज इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो ऐसे है सर्कल में, तो अब देखो हर पॉइंट पे अलग डायरेक्शन आ रही है ना मैग्नेटिक फील्ड की, तब कुछ फायदा नहीं एक डायरेक्शन में परमिएबिलिटी बढ़ा करके भी, क्योंकि हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलग हो जाएगी। इसीलिए ज्यादातर CRGO का जो यूज है ना वो ट्रांसफॉर्मर में करते हैं, रोटेटिंग मशीन्स के अंदर इसका यूज नहीं देखा जाता। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इन सिलेंड्रिकल और रोटेटिंग मशीन्स
In cylindrical or rotating machines, CRGO steel, in cylindrical or rotating machines, CRGO steel does not offer much advantage, because magnetic field direction, changes at each point. मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन चेंजेस एट ईच पॉइंट. ठीक है, तो ये वाला डायग्राम बना लेना. अब ये सीआरजीओ समझ आया कि कोल्ड रोलिंग की गई है स्टील की, जिस कारण से जिस डायरेक्शन में रोलर चलाया उसकी परमिएबिलिटी बढ़ गई और बाकी डायरेक्शन की परमिएबिलिटी कम हो गई, क्योंकि जितने भी उसके ग्रेन्स थे ना, या ये समझ लो जितने भी उसके डोमेन्स थे, तो जब तुमने रोलिंग किया तब वो ग्रेन सारे एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए, तो उसकी परमिएबिलिटी ज्यादा होगी, ऑब्वियस है. ठीक है, तो ये बात समझ आई. सीआरजीओ का यूज किस में करना है? ट्रांसफार्मर में. सिलिकॉन स्टील सभी मशीन के अंदर यूज होती है, उसी का एक वेरिएशन है सीआरजीओ, जो कि यूज होता है सिर्फ ट्रांसफार्मर में. अब लास्ट हेडिंग डाल लेना, इंसुलेटिंग मटेरियल. ये तो मैग्नेटिक मटेरियल्स की बात हो गई. लास्ट लिखना इंसुलेटिंग मटेरियल. अब इंसुलेटिंग मटेरियल का मैंने पर्पस क्या बताया था? ये कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग पार्ट्स को अलग रखने के काम में आता है. तो पहले ये वाला पॉइंट लिखना, insulators are used in machines to separate conducting and non-conducting parts such as winding from the core, or terminals from the tank. ठीक है, टैंक से टर्मिनल को सेपरेट करने में ना ट्रांसफार्मर में बुशिंग यूज होती है, वो भी इंसुलेटर ही है, इसलिए मैंने दूसरा एग्जांपल भी दे दिया. अब प्रॉपर्टीज लिखना, इंसुलेटिंग मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या होती है? फर्स्ट लिखो हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस. देखो ये तो ऑब्वियस बात है ना कि रेजिस्टेंस हाई होगा तभी वो करंट को रोक पाएगा. इंसुलेटर का काम है करंट फ्लो ना होने दे, तो उसके लिए रेजिस्टेंस क्या रहे? हाई. दूसरा हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. तो यहां थोड़ा सा मैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करूंगा. पहले तो देखो ये समझो ये डाइलेक्ट्रिक क्या चीज होती है. डाइलेक्ट्रिक होता है एक इंसुलेटर, लेकिन फिर इसको इंसुलेटर की जगह डाइलेक्ट्रिक क्यों बोला? बिकॉज इट हैज डाइपोल्स. जब इलेक्ट्रिकल वाले देखते हैं तो कौन से होते हैं? जिसमें प्लस और माइनस चार्ज हो. तो डाइपोल को क्या बोलते हो? अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस इज कॉल्ड एज डाइपोल. लेकिन ये डेफिनेशन ना कंप्लीट नहीं होती. तुम बोल तो देते हो कि डाइपोल मोमेंट Q इंटू डी होगी, और डी वेक्टर यहां होता है नेगेटिव से पॉजिटिव. ठीक है, तो क्या होता है कि डाइपोल की जो बेसिक डेफिनेशन होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस बट बाउंड टुगेदर. यानी ये दोनों चार्ज अलग अलग अपनी मर्जी से नहीं जा सकते, जाएंगे तो दोनों साथ में कहीं जाएंगे, तो साथ में बंधे हैं ये बताना बहुत जरूरी है. अब देखो क्या होता है, मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लगाई, तो पॉजिटिव चार्ज पे जो है ना फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज पे लगता है इधर अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये डाइपोल जो है ना खिंचने लगता है. पॉजिटिव चार्ज फील्ड की डायरेक्शन में जाना चाहेगा, नेगेटिव पीछे आना चाहेगा, एक आगे जा रहा है एक पीछे जा रहा है, डाइपोल स्ट्रेच होगा, तो किसी ना किसी इलेक्ट्रिक फील्ड पे जाके ये दोनों चार्ज टूट जाएंगे. अभी देखो इस पे फोर्स कौन सा लग रहा है? एक तो फोर्स ये लग रहा है अट्रैक्शन वाला, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट भी तो कर रहा है, और एक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही है.
जब इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इनके आपस के अट्रैक्शन फोर्स से ज्यादा हो जाए, यानी इनको दूर भेजने वाला फोर्स डोमिनेट कर जाए पास लाने वाले फोर्स के मुकाबले, तब ये डाइपोल टूट जाएगा। और जब ये डाइपोल टूट जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में, तब ये चार्जेस कहलाते हैं फ्री चार्ज। फ्री चार्ज माने ये फ्लो कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं तो करंट भी फ्लो कर सकता है, तब हम कहते हैं कि इंसुलेटर बन जाता है कंडक्टर। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जैसे ही डाइपोल टूटेगा प्लस माइनस चार्ज बनेंगे, चार्जेस बनने से करंट फ्लो से एक इंसुलेटर बन गया कंडक्टर, इसे कहते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो इसमें लिखना, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के नीचे लिख लेना, एट अ सर्टेन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एट अ सर्टेन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, a dipole breaks into positive and negative charge, a dipole breaks into positive and negative charge, after which it starts conducting, after which it starts conducting, due to which it starts behaving as conductor, due to which it starts behaving as conductor, and this phenomenon is called dielectric breakdown, is called dielectric breakdown, and electric field at which it occurs, is called dielectric strength, is called dielectric strength। तो हमने हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्यों बोला? कि ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी ये ना टूटे, यानी इंसुलेटर ही रहे, वो कंडक्टर ना बने। अदरवाइज इंसुलेटर लगाने का फायदा क्या होगा, ये भी तो सोच के देखो। अगर ट्रांसफॉर्मर की वायर उसके टैंक को टच कर गई तो करंट टैंक में फ्लो करने लगेगा। अब जो कोई टैंक को टच करेगा उसे झटका लगेगा। इसीलिए हम क्या चाहते हैं कि इंसुलेटर कभी टूटे ना। टूटने ना का मतलब क्या है? इंसुलेटर कंडक्टर ना बने, और उसके लिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए हाई। अगला लिखो, लो डाइलेक्ट्रिक हिस्टेरेसिस, लो डाइलेक्ट्रिक हिस्टेरेसिस। जैसे मैग्नेटिक मटेरियल में हिस्टेरेसिस होता है ना, ऐसे ही डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में भी हिस्टेरेसिस होता है, जिसे बोलते हैं जिसे बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक लॉस। मैग्नेटिज्म में बोलते हैं हिस्टेरेसिस लॉस, और इलेक्ट्रिक में बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक लॉस, तो वो कम रहना चाहिए। डाइलेक्ट्रिक लॉस भी आगे ट्रांसफॉर्मर में डील किया जाएगा। अगला पॉइंट लिखो, गुड थर्मल कंडक्टिविटी, गुड थर्मल कंडक्टिविटी, ताकि जो भी हीट प्रोड्यूस हो ये उसको बाहर छोड़ दे। अगर ये हीट को बाहर नहीं निकाल पाया तो धीरे धीरे गर्म होके ये डैमेज हो जाएगा। अगला, गुड थर्मल स्टेबिलिटी, गुड थर्मल स्टेबिलिटी, यानी टेम्परेचर को झेलने की क्षमता होनी चाहिए। टेम्परेचर को झेल गया तभी वो थर्मली स्टेबल है। अगला लिखो, नॉन हाइग्रोस्कोपिक, नॉन हाइग्रोस्कोपिक, जीआरओ लिखना, डीआरओ नहीं। हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल वो होते हैं जो पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो नॉन हाइग्रोस्कोपिक का मतलब डाइलेक्ट्रिक में मॉइस्चर ना जाए, क्योंकि पानी कंडक्टिंग होता है। अगर ये डाइलेक्ट्रिक के अंदर घुस गया तो ये उसको कंडक्टिंग बना देगा। तो मटेरियल ऐसा रहे जो पानी को एब्जॉर्ब ना करे। और लास्ट लिखो, फ्री फ्रॉम करोजन, फ्री फ्रॉम करोजन, क्योंकि ऐसा ना हो ना धीरे धीरे करोड होकर के ये इंसुलेटर ही डैमेज हो जाए। ये चीज का भी ध्यान रखना है। तो इट शुड बी फ्री फ्रॉम करोजन। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं इंसुलेटिंग मटेरियल की, जो पता भी होना चाहिए जनरल नॉलेज के लिए कि एक अच्छा इंसुलेटर किसे कहते हैं। अब देखो, इसमें हमने पूरे टॉपिक के अंदर इलेक्ट्रिकल मटेरियल इतना ही जानने की जरूरत है। हमने 3 तरह के मटेरियल डिस्कस कर लिए। कंडक्टिंग, जिसमें हमने देखा कि कॉपर से बनेंगी वाइंडिंग, एल्यूमिनियम कॉपर को रिप्लेस भी कर सकता है बट फिलहाल टैंक बनाने के काम में आएगा, और कार्बन से बनेंगे ब्रश। ये तीनों मशीन के अंदर यूज होंगे। फिर मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर हमने देख लिया कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ये मशीन के अंदर यूज होता है। ये मशीन का कोर बनाने के काम में आता है। ठीक है, और फेरी
ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर के काम में आता है, ठीक है। और सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल ये भी मशीन के कोर में यूज होते हैं। इसके अलावा हमने देखा जो CRGO स्टील है ये ट्रांसफॉर्मर के अंदर यूज होगी और बाकी सभी मशीन्स के अंदर सिलिकॉन स्टील यूज होगी, ठीक है। और इंसुलेटर की प्रॉपर्टीज देखिए, और इंसुलेटर का काम क्या है, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग पार्ट्स को अलग रखना। तो ये बेसिक बेसिक चीजें याद रखना मटेरियल के बारे में, ताकि जब कभी हम बात करते हैं कि यहाँ कॉपर यूज हो रहा है, एल्यूमिनियम यूज हो रहा है या फेरोमैग्नेटिक है, तो समझ आए कि उसका बेसिक पर्पस क्या है, उसका बेसिक रीजन क्या है, ठीक है। इस टॉपिक पे से डायरेक्ट क्वेश्चन आने का चांस बहुत रेयर रहता है, बट इतनी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए अगर कहीं भी मशीन से रिलेटेड कुछ डिस्कशन करते हो। और ये देखो, मैं समझता हूं कि जब हमने इस टॉपिक के अंदर मशीन्स के बारे में छोटी छोटी बातें डिस्कस की हैं, तो तुम्हें ये चीज समझ भी आ रही होगी कि ये टॉपिक मशीन से कितना ज्यादा लिंक्ड है। ये ऐसा नहीं है कि सेपरेट है, ये मशीन्स का ही हिस्सा है। बट आगे अब मैं इतनी डिटेल में कभी नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ मटेरियल बताऊंगा कौन सा यूज हो रहा है, क्यों यूज हो रहा है, ये तुम्हारी समझ के लिए है और वो तुम इस टॉपिक के अंदर अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। तो ये बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है कि ब्रशेस कार्बन से ही क्यों बन रहे हैं, वाइंडिंग कॉपर से ही क्यों बन रही है, ये सब रीजन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है ना। तो अगले लेक्चर से हम लोग क्या करेंगे ना, ईएमटी का बेसिक देखेंगे जो मशीन्स के लिए चाहिए होता है। देखो मशीन्स के लिए जो है ना, मेनली दो प्री रिक्विजिट होते हैं तुम्हारे, ईएमटी और नेटवर्क। नेटवर्क का तो जितना भी पार्ट है वो नेटवर्क एनालिसिस के वीडियोस से कवर कर लेना, बट ईएमटी की कुछ छोटी छोटी बातें शायद जिन पे ज्यादा क्वेश्चन ना पूछे जाते हो ईएमटी के अंदर, वो सब मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, ताकि कहीं भी मैं ईएमटी का कोई प्रिंसिपल यूज करता हूं तो तुम्हें ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ईएमटी पे बहुत ध्यान देना, क्योंकि मशीन की सारी वर्किंग ईएमटी पे टिकी है, न्यूमेरिकल सारे नेटवर्क पे और वर्किंग सारी ईएमटी पे। मटेरियल तो खैर इतना ज्यादा रिलेवेंट भी नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट डिस्कशन के लिए बहुत जरूरी है। तो ये ध्यान रखो, वर्किंग समझनी है तो ईएमटी, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो नेटवर्क, तो ये दोनों चीजें अच्छे से आनी चाहिए। ईएमटी जितना रिक्वायर्ड है वो मैं कवर कर लूंगा, ठीक है। ईएमटी का मतलब ये नहीं है कि ईएमटी के पूरे वीडियो लेक्चर देख के आओ तब ये चीज कवर करो, ऐसी जरूरत नहीं है। कंसेप्ट जरूरी है ईएमटी के, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ईएमटी के कॉन्सेप्ट लेके। थैंक यू।